Wave's name? तो आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फर्दर टाइप्स यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया लेवल पे, लेकिन मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप्स बता दी गई हैं। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और सेकंड होती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव या कंप्रेशन वेव भी आप लोग कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, अब ये क्या होती है ट्रांसफर वेव्स या लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स? ऐसी वेव्स होती हैं, ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपेगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब क्या, जैसे कि एक स्ट्रिंग के अंदर वेव जनरेट की गई हैं या वाटर वेव्स हैं, वो भी इसी टाइप की होती हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो पार्टिकल्स ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ऐसे ऐसे मूव करता है, इन मींस के ये बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करता है और साथ वेव की तरह ट्रांसफर होती है, वो भी यहाँ से इधर को ट्रांसफर हो रही होती है। तो अब इस और इसके बीच में अगर क्या परपेंडिकुलर the oscillation जो सिस्टम है ये वाइब्रेट करता रहेगा फॉर एवर, हमेशा। बहुत टाइम के बाद जीरो में जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में वो एम्पलीट्यूड फौरन कम करते हुए जीरो पे आ जाते हैं। तो इसकी अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे प्यारे बच्चे, अच्छे होंगे, हैरियत से होंगे। आपको पता है कि कल 9th क्लास की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और अभी आज 10th की वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ गए हैं सर के ऊपर। आपके सारे नखरे, सारे मज़े, सारी इंजॉयमेंट, सारी चीज़ें आप साइड पे कर दो भाई। अच्छा लगे बुरा लगे ऐसा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एग्ज़ाम का टाइम है। एग्ज़ाम के टाइम पे ये जो एक महीना है तकरीबन आपके पास, इसको आप जितने मुशक्क़त में गुजारोगे, जितने तकलीफ़ में गुजारोगे, इसका मतलब ये नहीं कि कांटों के ऊपर जाके खड़े हो जाओ या पथरीले रास्ते पे चलना शुरू कर दो। पेपरों के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। जितने ज़्यादा आप मुश्किल में गुजारोगे ये महीना, एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है एग्ज़ाम होने तक, तो आगे आपके लिए इंशाल्लाह बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी, ठीक है ना। अभी की आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी तो आगे आपका जो ईद का त्यौहार आ रहा है, ठीक है ना, वो भी आपके लिए अच्छा होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप इन दिनों थोड़े से भी रिलैक्स हो गए, थोड़े से माठे हो गए, ठीक है, तो आने वाला टाइम आपके लिए खुदा न खास्ता मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अब बात क्या है कि चैप्टर नंबर 10 जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, इसके आज हमने क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन देखनी है। इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन पिक किया जाता है एग्जाम में, यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि ये सिर्फ फेडरल बोर्ड, पंजाब बोर्ड, सिंध बोर्ड या KPK बोर्ड नहीं, कोई भी बोर्ड है, चैप्टर नंबर 10 या सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स की अगर आप बात करते हो तो उसमें यही चीज़ें होती हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन कोई डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी सारा कुछ यही है, यही टॉपिक्स डिस्कस किए जाते हैं। और आपका पेपर टॉपिक्स के लिहाज से, कंसेप्ट्स के लिहाज से आने वाला है, बुक की एक्सरसाइज में से एज इट इज़ क्वेश्चन नहीं उठाए जाएंगे। इसलिए अगर मैं फेडरल बोर्ड की बात करूं तो उसने भी कोई प्रेस्क्राइब्ड बुक नहीं दी कि ये वाली बुक तैयार कर लीजिए आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ऐसी कोई बात फेडरल बोर्ड ने नहीं की। तो इसलिए आप टॉपिक्स के साथ चलें, कंसेप्ट्स के साथ चलें, कोई भी चीज़ पूछी जाए आंसर दे दें, नंबर पूरे, ठीक है। अच्छा, इसमें चैप्टर नंबर 10 के हवाले से अगर आप देखें तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स में जो चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है, ठीक है, ये चीज़ें हम पहले डिस्कस हो चुकी हुई हैं। और आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ, जो नए ये फर्स्ट टाइम देख रहा है, कि आपके ना इस चैप्टर के सारे के इस चैप्टर क्या 10th क्लास के सारे चैप्टर्स के कंसेप्चुअल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपलोड हो चुके हुए हैं यूट्यूब पे, इस चैनल पे, स्पीचिफायर पे, ठीक है। और आपके लिए सर्च करना इंतहाई आसान है। कोई भी चैप्टर आपको चाहिए, सिंपल आप जो यूट्यूब का वो जो सर्च बार होता है वहाँ पे आप लिखें स्पीचिफायर चैप्टर 10 लेट से, तो चैप्टर 10 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे, साथ नीचे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे।
स्पेसिफायर चैप्टर 15। तो चैप्टर 15 के कंसेप्चुअल क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, बहुत आसान है, सर्च करना इसमें मुश्किल नहीं है। बहरहाल आज हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, देखते हैं कि सबसे पहले हमने देखना है वाइब्रेशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, सारी चीज़ें हमने देखनी है। लेकिन इस लेक्चर का मतलब ये है कि आपको ये बता दूं कि पेपर में जो क्वेश्चन पिक किए जाते हैं वो किस तरह से पिक किए जाते हैं, कौन से पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं इन टॉपिक से, किस डोमेन में रहते हुए आपने तैयारी करनी है। अगर वो चीज़ें आप क्लियर हो जाती हैं अच्छे तरीके से, वो आपका एक डोमेन जो है वो क्लियर हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसको आंसर करने के काबिल इंशाल्लाह होगे। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन सबसे पहले देखते हैं वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन क्या है, सिंपल ऑसिलेशन कहते हैं या वाइब्रेशन कहते हैं जब एक बॉडी एक पॉइंट के लेफ्ट राइट बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो मूव करते हैं, हम कहते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन है। उस वाइब्रेटरी मोशन की, एक वाइब्रेशन की अगर एक चक्कर की बात करें तो हम कहेंगे उसकी वाइब्रेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे वाइब्रेशन के बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन आती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में थोड़ा सा फर्क है। क्या थोड़ा सा फर्क है? अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन है, तो जवाब क्या होगा? यस। और अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसका जवाब क्या होगा? ज़रूरी नहीं। जी रिपीट कर रहा हूँ कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो वाइब्रेटरी मोशन तो है, लेकिन हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या चीज़ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं तीन केसेस, मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम है। ठीक है, अच्छा डायरेक्टली आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है या होता क्या होती क्या। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन होती है कि जिसमें एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट अपनी मेन पॉइंट के, सेंटर पॉइंट के बैक एंड फोर्थ बार बार अपनी मोशन रिपीट करे और वो इटसेल्फ करे। मतलब ये कि शुरू में हमने उसके ऊपर कोई फोर्स लगा दी, छोड़ दिया, उसके बाद बाय इटसेल्फ खुद ब खुद ये उसी एक मेन पॉइंट के आगे पीछे मूव करता रहे, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्विंग है, झूला है, ठीक है, पिंग है। अब उसमें क्या होता है कि जब भी आपके पास एक झूला है, वो अपने रेस्ट की हालत में है, कोई बंदा उसके ऊपर बैठता है या नहीं भी बैठता, आप उसको यहाँ पीछे ले जाके छोड़ देते हो, तो क्या होता है? बैक फोर्थ या टू एंड फ्रो आगे पीछे एक ही पॉइंट, वो जो उसके रेस्ट वाली पोजीशन थी, जो उसकी मेन पोजीशन थी, उस मेन पोजीशन के आगे पीछे बार बार अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है और वो खुद कर रहा है। आपने तो शुरू में एक फोर्स अप्लाई की थी, तो ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो खुद की बात करो, ये बेसिकली उसके अंदर क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स की वो ग्रेविटी की वजह से एक अपने अंदर फोर्स रिस्टोर कर लेता है, उसी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करता है। और यही डिफरेंस है कि वाइब्रेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का होना ज़रूरी है। यानी कि दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स विच मेक्स सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंट फ्रॉम वाइब्रेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल एक मार्कर है ना, आप देख रहे हो, इसको ये सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, इसके मैं आगे पीछे बार 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 मूव करूँ। अब ये आपके पास वाइब्रेटरी मोशन तो है, बट ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर टाइम पे ये खुद ब खुद मूव नहीं करता। लाइक मैं इसको मूव कराता हूँ, ये मार्कर को यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये खुद वापस नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है, इसको तो मैं हर फोर्सफुली मूव करा रहा हूँ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल यही मार्कर, यही चीज़ एक किसी स्ट्रिंग के साथ बांध के हम ऊपर छत के साथ, सीलिंग के साथ बांध देते हैं, फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ता हूँ, अब क्या होगा? मार्कर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ खुद बहुत मूव करता रहेगा। उस टाइम पे इसकी मोशन क्या हो जाएगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन और वाइब्रेटरी मोशन में मेन डिफरेंस ये है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स होती है, जबकि वाइब्रेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स ज़रूरी नहीं है कि हो। अगर है तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नहीं है तो वो जस्ट वाइब्रेटरी मोशन है। जैसे कार के वाइपर्स की बात कर लो, उसमें भी देखो, लेकिन बार बार वो क्या है कि मोटर उसको मूव करा रही होती है, तो वो भी वाइब्रेटरी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सबसे पहले ये तीन केसेस डिस्कस करेंगे हम। लेकिन उससे भी पहले कि किसी भी चीज़ की सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर आपने प्रूव करनी है, या लाइक आप देखना चाहते हो वो मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, तो आपने क्या करना है, ये रिलेशन याद रखना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये वाला रिलेशन आप किसी भी मोशन के लिए अगर प्रूव कर पाते हो
एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास वो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और अगर ये चीज़ आप प्रूव नहीं कर पाते हो, ये चीज़ लाइक वैलिड नहीं आती वहाँ पे, तो इट मीन्स के वो वाली मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? ये है ए फॉर एक्सेलरेशन, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन पोजिशन, एंड माइनस साइन शोज दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टेड अपोजिट टू ईच अदर। मतलब इन दोनों की डायरेक्शन रिवर्स होती है। डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से एक्सेलरेशन अपोजिट होता है। कैसे? यहाँ पे इस बात को समझिएगा कि अगर आपके पास लेट से ये एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक हो गया। सिंपल पेंडुलम क्या होता है? ये इतना भी सिंपल नहीं होता, बट सिंपल पेंडुलम कहते हैं इसे, कि एक बाल है, बाल के साथ एक आपने स्ट्रिंग बंधा हुआ है और स्ट्रिंग को ऊपर जाके फिक्स कर दिए, सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही इस सिंपल पेंडुलम को यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ पे ले जाके छोड़ दोगे, ये अब क्या होगा कि यहाँ से ये वापस आएगा, ठीक है। इसको हम पॉइंट का नाम दे देते हैं, ये ओ है, ये ए। आपने ए के ऊपर ले जाके इसको छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ेंगे, ठीक है, आपने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ठीक हो गया, अप्लाइड फोर्स। जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो ये इधर मूव कर जाएगा वापस ओ की तरफ। क्यों मूव करेगा? क्योंकि इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी? रिस्टोरिंग फोर्स। और रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही होगी जितनी आपने फोर्स अप्लाई की थी, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। डायरेक्शन रिवर्स से क्या हम इसको हम लिखते हैं एफ आर, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी, सिर्फ डायरेक्शन में रिवर्स होगी। फॉर एग्जाम्पल, इस पेंडुलम को आप यहाँ के बजाय अगर यहाँ पे ले जाके छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अब यहाँ पे जैसे छोड़ दो ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, क्योंकि इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स इस टाइम पे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ पे ले जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ही इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी। फर्क किस चीज़ का होगा? डायरेक्शन का। क्योंकि अप्लाइड फोर्स आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होती है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होती है। ये बात आप याद रखेंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो जितनी फोर्स आपने लगी उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर आ गई। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करेंगे, मतलब वहां पे जाके छोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगा वापस। अब मूव करने के बाद क्या ये पॉइंट ओ के ऊपर आके रुक जाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो किधर जाएगा? फिर उड़ जाएगा? नहीं। यहाँ से ये तकरीबन जितना डिस्टेंस ये है ओ ए, इतना ही यहाँ से एक और डिस्टेंस ले लें, इसको नाम दे देते हैं आप बी का। तो ओ ए का जितना डिस्टेंस इतना ही तकरीबन ओ बी इस डिस्टेंस पे आएगा। ये यहाँ पे आकर रुकेगा, और रुकेगा नहीं यहाँ पे भी, ये डॉटेड लाइन चूंकि लाइक इसकी वो पोजीशन है जहाँ पे ये आ सकता है पॉसिबल करंट, ठीक है। तो बी पे आके ये रुकेगा नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर क्या करेगा? दोबारा मूव हो जाएगा वापस। फिर बी, फिर ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, अब चलता जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होना है कि जब ये क्यों मूव करता है? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। तो रिस्टोरिंग फोर्स तो यहाँ से आपने यहाँ पे अप्लाई की थी, वापस इसको यहाँ पे आकर रुक जाना चाहिए था, ये आगे क्यों निकल गया? इट इज़ बिकॉज ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया की वजह से आगे चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जाके करते 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 ये इधर को मूव कर रहा था, लेकिन इसके ऊपर एक बैकवर्ड फोर्स थी। कौन सी? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। देखें यहाँ से फॉर एग्जाम्पल ये इसकी हाइट थी, अब इसकी ये वाली हाइट है। समझ आ रही है बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? ये ग्राउंड ले लें, ठीक है। ग्राउंड से लेके पहले इसको हम यूँ करते हैं, पहले इसकी हाइट ये वाली थी, ये वाली, ठीक है, एच ओ, और अब इसकी हाइट ये है एच बी। तो ज़ाहिर है जब भी चीज़ आपकी लो हाइट से ज़्यादा हाइट की तरफ जा रही है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर एक्ट करेगी और उसको अपोज करेगी। तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको अपोज करती है, इसको रोक देती है, लेकिन यहाँ पे हाइट पे जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट के लिहाज से ज़्यादा हो जाती है। तो फिर क्या करता है कि हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लो करने के लिए वो नीचे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ से दोबारा जैसे ही ग्रेविटी इसको रोक देगी, फिर वहाँ पर क्या करेगी? ग्रेविटी इसको पुल करेगी और वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करते हुए पॉइंट ओ की तरफ मूव करेगा। ओ पे आके नहीं रुकेगा इनर्शिया की वजह से, ए पे चला जाएगा और वही के ए बी अपनी मोशन को रिपीट करेगा। अच्छा, ये कुछ हो गया ज़्यादा लेंथी काम, क्योंकि मैंने आपको बताना था कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये बात देखनी है कि सिंपल पेंडुलम में, ये इसलिए भी आपको बता रहा हूँ कि ये जो 3 केसेस है ना,
मैथ स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम एंड बॉल सिस्टम, उसमें ये चीज़ें यूज़ होनी है। तो मैंने कहा कि ठीक है जिन्हें आपको थोड़ा सा इस हवाले से गाइडलाइंस दे दीजिए। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एक ऑब्जेक्ट मूव करता है। ठीक है, लेकिन बात करें अगर हम एक्सेलरेशन की कि कैसे डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो आप देखते हो कि जब यहाँ से, एक मिनट, ये पॉइंट बी था, ये पॉइंट ए था, जब पॉइंट ए से ओ की तरफ आ रहा है बॉल, तो आपके ख्याल में इसकी वेलोसिटी लाइक बढ़ती जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात। यहाँ पे तो रेस्ट में आप तेज़ होगा, करते करते मैक्सिमम स्पीड से ओ से पास करेगा। ठीक है, तो जब इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। मीन्स कि यहाँ से यहाँ पे आते हुए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। लेकिन जैसे ही यहाँ से ये पोजीशन ओ से क्रॉस करके आगे की तरफ जाएगा, अब यहाँ से इसकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो गई है, करते 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 यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, तो जब यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, यहाँ से मैक्सिमम थी तो कम हो रही, कम होती हुई वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव का क्या मतलब होता है कि मोशन के अपोजिट होता है। बॉल की मोशन तो इस डायरेक्शन में है ना, लाइक बॉल ये मूव कर रही है यूँ, ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव से मुराद इसके अपोजिट, इस डायरेक्शन में। अब अगर दोनों केसेस को आप देखो, ए से बी पे जाते हुए एक्सेलरेशन मीन पॉइंट की तरफ, ए से ओ की तरफ जाते हुए मीन पॉइंट की तरफ एक्सेलरेशन मीन पॉइंट की तरफ ही है। लेकिन ओ से बी की तरफ जाते हुए एक्सेलरेशन अगेन मीन पॉइंट ओ की तरफ है, बेशक मोशन इस डायरेक्शन में। इसलिए हम कहते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है, यानी कि इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी, रेस्ट वाली पोजीशन थी। ठीक है, काफ़ी कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली के सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये जो तीन केसेस हैं, इसमें आपने ये वाला रिलेशन कैसे लेके आना है। ठीक है, तो उसमें जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत दफ़ा एग्जाम में आ चुका हुआ है। लेकिन सिंपल पेंडुलम का भी आ सकता है कि आप प्रूव करेंगे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम को भी आ सकता है कि प्रूव करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है। लेकिन बॉल एंड बाउल सिस्टम के क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिकल उस तरीके से स्टेप्स नहीं, सारा थ्योरेटिकल आपने एक्सप्लेन करना है तो वही इसी टाइप की मशीन। क्योंकि यही देखो, अगर सिंपल पेंडुलम की जगह अगर ये वाला बॉल जो है, आई मीन कि ये बाउल है आपके पास, ठीक है, इस बाउल के अंदर अगर आपने एक बॉल प्लेस किया हुआ है यहाँ पे, स्टील बॉल, तो वहाँ से जैसे ही आप छोड़ेंगे तो वही तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे जाएगा, यहाँ से मूव करके वहाँ पे वापस ए बी मूव करेगा। और ये इसकी मेन पॉइंट कंसिडर कर लें ओ, और ये ए और ये बी, तो ये बिल्कुल ऐसी ही मोशन है। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, लेकिन इसके मैथमेटिकल स्टेप्स नहीं है। इस वजह से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस जो वो कंपैरेटिवली कम हैं। ठीक है, लेकिन इन दो पहले में से इंपॉर्टेंट हो सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में चीज़ पूछी जा सकती है। पहले जो है मेरे नज़र में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिंपल पेंडुलम भी इसमें आ सकता है। थर्ड वाले को आप इस वाली लिस्ट से थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल दें, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब नहीं पूछा जा सकता। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं सिंपल पेंडुलम की, चले मैथ टेस्ट सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं, फिर सिंपल पेंडुलम पे वापस आ जाएंगे। देखो मैथ टेस्ट सिस्टम क्या होता है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है, उसके ऊपर स्प्रिंग के साथ अटैच्ड आपने एक मैस रखा हुआ होता है। ठीक है, इस मैस को जब आप पॉइंट, इसको कोई भी नाम दे दो, अगेन मैं ए दे रहा हूँ, ए के ऊपर ले जाके छोड़ते हो, और ये इसकी ओरिजिनल पॉइंट पोजीशन ओ थी, मेन पोजीशन। ठीक है, जैसे ही ए पे ले जाके छोड़ोगे तो वो ए से बी के ऊपर, ये इसकी पोजीशन बी में शो कर दो, ए से बी पे आएगा, बी से ए बी रिपीट होती रहेगी, ऐसे ही होगा ना। ठीक है, ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जिसको हम मेन पॉइंट या मेन पोजीशन कहते हैं। तो मेन पोजीशन के लेफ्ट राइट आगे पीछे ए बी मूव करता रहेगा। ठीक है, अब इस केस में अगेन मैंने आपको बताई थी एक बात कि जितनी फोर्स आप लगाएंगे इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी जिसको वापस पुल करेगी। ठीक है, वो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगी, सिर्फ डायरेक्शन में रिवर्स होगी। तो आप यहाँ पे अगर देखते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इज इक्वल टू एम ए। लेकिन एक हुक्स लॉ होता है आपके पास जो इलास्टिसिटी को डील करता है, उसके मुताबिक, उसके अकॉर्डिंग हुक्स लॉ क्या होता है कि एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, अब
ये न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू एम ए और रेस्टोरिंग फोर्स जो है हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग माइनस के एक्स। ये दो रेफरेंस आपको एज डायरेक्ट देने पड़ेंगे। अब मैं ये चीज़ और ये चीज़ आपको यहाँ पे भी नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आप लोगों ने की हुई है, ठीक है, और वैसे भी 9th के टॉपिक्स हैं ये। तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में जो रेस्टोरिंग फोर्स होती है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। तो आप क्या लिखेंगे कि एज एफ इज इक्वल टू यानी कि अप्लाइड फोर्स, बेशक यहाँ पे A अप्लाइड लिख दें यहाँ पे भी ताकि फ़र्क कर सकें। अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू एफ रेस इनका रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स की जगह पे इसका फार्मूला लिख दें, एफ इज इक्वल टू एम ए है तो यहाँ पे एम ए इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स की जगह पे माइनस के एक्स, ठीक हो गया। और यहाँ से आपने क्या करना है कि m को उठा के इधर फेंक देना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो क्या होगा, a इज इक्वल टू माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई m, ठीक हो गया। अब क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो चीज़ बन रही है आपके पास, मार्कर चेंज करते हैं, यहाँ पे ये जो चीज़ बन रही है ये क्या है, k बाई एम। k क्या है, कांस्टेंट, m क्या है, मैथ्स। क्या सारी मोशन में मैथ्स इसका कहीं चेंज हो रहा है, नहीं, तो मैथ्स भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो k और m दोनों कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है तो लाइक इसकी जगह पे हम सिंपल a कांस्टेंट लिख सकते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करो, कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, वो जो भी आएगी उसकी जगह हम लाइक कांस्टेंट लिख देते हैं। कांस्टेंट का नाम हम कुछ अपनी मर्जी से तो नहीं रख सकते, इसलिए हम जस्ट उसको कांस्टेंट ही लिख देते हैं। तो a इज इक्वल टू माइनस इसकी जगह पे कांस्टेंट और साथ x, ठीक है। यहाँ पे एक या इसको देखो माइनस, यहाँ पे चूंकि मल्टीप्लिकेशन है तो इसको आप x के साथ लिख सकते हो, तो a इक्वल टू कॉन्स्टेंट और ये वाला माइनस x हो जाएगा। अब ये बात आपको पता है कि जब भी आप किसी भी रिलेशन में, फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या इसी की बात कर लेते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ में आपने ये पढ़ा था। इसके बाद आपने कहा था कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव की जाती है तो क्या आता है, इक्वल का साइन और साथ एक कांस्टेंट जो था आपके पास a डायरेक्ट टू a इज इक्वल टू के एफ बाय एम, फिर m इधर चला जाएगा तो f इज इक्वल टू एम ए, वो आगे बात की बात। तो ये जो k आया है कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल के साथ कांस्टेंट, ये किसकी जगह पे आया है, इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे। तो इसका क्या मतलब है कि एक प्रोपोर्शनैलिटी इक्वल होती है एक साइन ऑफ इक्वल और एक कांस्टेंट के। तो यहाँ पे भी हम आपके पास एक कांस्टेंट और एक साइन ऑफ इक्वलिटी है, इन दोनों को मिला के आप प्रोपोर्शनैलिटी बना सकते हैं। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी बना सकते हैं इसको आप कैसे लिख देंगे कि a इक्वल, और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये एक प्रोपोर्शनैलिटी पड़ी हुई है, इसकी जगह पे आप प्रोपोर्शनल लिख देंगे ये वाला, और यहाँ पे आगे माइनस एक्स। तो ये चीज़ आपके पास प्रूव हो जाती है कि एक्सेलरेशन किस तरीके से माइनस एक्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी रिलेशन के लिए ये बात प्रूव कर पाते हैं तो आपके पास उस चीज़ की वो जो मोशन होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो इस केस में सिंपल पेंडुलम की मोशन आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। इसी तरीके से सिंपल पेंडुलम नहीं यार, मैथ स्प्रिंग सिस्टम, मैथ स्प्रिंग सिस्टम की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अगर आप बात करें सिंपल पेंडुलम की तो उसमें भी कुछ इसी तरह के स्टेप्स हैं, मैं शॉर्टली आपको वो भी करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसान हो ये चीज़ जाननी कि क्या सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं। उसके लिए वही सर्किट, वही डायग्राम, वही फिगर रिपीट करते हैं। ये एक पेंडुलम है, ठीक है, जिसको आपने हर सारी कहानी आपको बता दी गई है, तो जस्ट इसको जल्दी से मैं बना देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये इसके ओरिजिनल पोजीशन मीन पोजीशन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है कोई, ठीक है। अब ए और बी दोनों पॉइंट के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, यह बात आपको बता दी गई है, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में होती है, इस डायरेक्शन में होती है, ठीक है, एफ आर या रिस्टोरिंग, एफ आर ई एस, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब रिस्टोरिंग फोर्स जो है, ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसको ना किस वजह से होती है रिस्टोरिंग फोर्स, ग्रेविटी की वजह से, वेट की वजह से, ठीक है। तो इसका जो वेट है, वेट किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ये वेट की डायरेक्शन है, ये
वेट तो हमेशा डाउनवर्ड ही होता है ना, और अपने वेट की वजह से ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। अगर ये वेटलेस हो लेट से तो फिर तो नीचे मूव नहीं करेगा ना, ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो उसका वेट बनता है, वेट की वजह से वो डाउनवर्ड मूव करता है। तो इसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन ये बॉल क्या है कि वर्टिकली डाउन तो नहीं मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल या आप इंक्लाइंड कह लें। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वेट के दो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो इस वेट एक फोर्स है तो फोर्स को उसके कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे एक ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, और सेकंड ये वाला कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब एंगल, चूंकि इस एंगल की बात हो रही थी और वहाँ पे आपके पास क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाता, थीटा आपके पास ये वाला लें या ये वाला लें, इक्वल एंगल है। इसके लिहाज से अगर आप बात करें तो ये वाला जो कंपोनेंट बनता है आपके पास बनता है एम जी, इनके वेट, चलो वेट डब्ल्यू का एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट आपके पास क्या होता है डब्ल्यू कॉस थीटा, और ये वाला जो होता है वो क्या होता है डब्ल्यू साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। डब्ल्यू साइन थीटा या एम जी साइन थीटा। तो ये अगर बाल इधर को मूव कर रहा है, इट मीन्स कि ये डब्ल्यू साइन थीटा की वजह से मूव कर रहा है। तो आपके पास जो रिस्टोरिंग फोर्स इस केस में आएगी एफ रिस्टोरिंग, वो क्या आ जाएगी इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू डब्ल्यू एम जी, ठीक है, और आगे साइन थीटा। लेकिन यहाँ पे एक और बात, और वही बात कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है हमेशा उसको हम नेगेटिव लेते हैं क्योंकि वो एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा कि एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, और अप्लाइड फोर्स आपके पास वही होती है, कौन सी, एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, जो फोर्स आपने अप्लाई की थी इसके ऊपर। अब यहाँ पे चूंकि अप्लाइड फोर्स हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होती है, तो वही स्टेप रिपीट करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे एफ अप्लाइड इज इक्वल टू एफ रिस्टोरिंग, ठीक हो गया। एफ अप्लाइड यानी कि एम में, और एफ रिस्टोरिंग जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। यहाँ तक तो बहुत ईजी जा रहा है, कुछ इसमें मसला नहीं है। एक चीज़ आपने और समझनी है कि जब आपके पास एक राइट ट्रायंगल हो, फॉर एग्जांपल ये वाली, ठीक है, राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री एंगल है, इसमें आपके पास अगर एंगल ये वाला ले रहे हो यानी कि ये वाला एंगल है, जब ये थीटा है आपके पास, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि उसके लिहाज से बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, और हाइपोटेन्यूस ये है। वही बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए आप ना ये वाली ट्रायंगल समझें, ये 90 डिग्री का एंगल है। एंगल अगर टेढ़ा मेढ़ा कुछ नज़र आ भी रहा है तो आप इसको समझ लें कि 90 डिग्री है, ठीक है। इस टाइम पे ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, यहाँ पे भी ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन थीटा अगर आप इस केस में या इस केस में लें तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, या साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है आपके पास, ये जो डिस्प्लेसमेंट था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्प्लेसमेंट, तो परपेंडिकुलर एक्स के इक्वल है डिस्प्लेसमेंट, और हाइपोटेन्यूस यहाँ से यहाँ तक जो कि स्ट्रिंग की लेंथ, जितनी धागे की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है, वो आपके पास ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय हम एल लिख देंगे, ठीक है। तो साइन थीटा आ जाएगा एक्स बाय एल के इक्वल, ये बात आपने याद रखनी है। जब ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है कि साइन थीटा की जगह पे एक्स बाय एल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और वही काम हम करने लगे हैं कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, थोड़ा सा ये जो है ना वो इसको इधर आ जाते हैं, ये एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा की जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्स बाय एल, ठीक है। और यहाँ पे एम से कैंसिल, मतलब एम इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, फिर कट जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो। बच जाएगा आपके पास ए इज इक्वल टू माइनस जी बाय एल एक्स, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूँ कि माई जी बाय एल
और ये वाला -x के साथ लिख देता हूँ यूँ करके। अब एक चीज़ आपने आखिरी देखनी है कि यहाँ पे जी क्या चीज़ है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। और वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, 9.8 लें या 10 लें, कांस्टेंट वैल्यू है। एल जो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, अब ज़ाहिर है जितनी भी ड्यूरिंग इट्स मोशन इसकी लेंथ तो चेंज नहीं हो रही, तो लेंथ भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है। ओवरऑल इन दोनों को मिला के क्या है, ये एक कांस्टेंट है। फिर वही स्टेप हम रिपीट करेंगे जो पहले हमने किया था कि इस सारी की जगह पे हम एक कांस्टेंट लिख देंगे, ए इज इक्वल टू कांस्टेंट और साथ -x, ठीक है। और कांस्टेंट और इक्वालिटी को मिला के क्या आपने बनाया था, प्रोपोर्शनैलिटी। तो प्रोपोर्शनैलिटी बन जाएगी, तो ये सारा का सारा ये वाला ये आपके पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे a इज़ प्रोपोर्शनल टू या a इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा a इज़ प्रोपोर्शनल टू -x। तो ये रिलेशन जब आपके पास फाइनल आ गया तो इसका क्या मतलब है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। किसी भी चीज़ की मोशन को अगर आपने प्रूव करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेंथी था, बोरिंग था, सारा कुछ था, लेकिन मैंने आपको करा दिया। अब चलते हैं आगे की तरफ के आगे आपके मामलात क्या होने वाले हैं और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप लोगों ने, बोरिंग था ना वैसे काफ़ी, है ना, लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। ये पढ़ाना भी थोड़ा सा लाइक वो मुश्किल तो नहीं कहेंगे, बोरिंग सा होता है। स्टूडेंट भी इसमें बड़ा लाइक वो अटेंशन पे कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग ज़रूर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। आपसे सिंपल पेंडुलम के बारे में या मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पूछ लिया जाता है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम और द मोशन ऑफ मैथ स्प्रिंग सिस्टम is simple harmonic motion. For that what you need to do the same which I have done on the board, ठीक है ना। अब इसमें सेकंड क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। थर्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होती हैं कि रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, लेकिन उसको डैम्प कर दिया जाए, उसके ऊपर कोई रेजिस्टिव फोर्सेस लगा दी जाए, तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सिंपल पेंडुलम है, वही जो भी आपने देखा, उसको आपने यहाँ पे एयर में ऑसिलेट कराना है, तो वो काफ़ी देर के बाद जाके कहीं ना कहीं पे रुक जाएगा। लेकिन उसी सिंपल पेंडुलम को अगर आप पानी के अंदर ले जाते थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे उसको ऑसिलेट कराते हो, क्या होगा, हार्डली हाफ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के रेजिस्टिव फोर्स एयर के रेजिस्टिव फोर्स से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जहाँ पे भी कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन है, कोई वाइब्रेटरी मोशन है, उसमें अगर रेजिस्टिव फोर्सेस को इंक्लूड कर दिया जाए, तो वो वाली जो मोशन होगी वो आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्प्ड मोशन होगी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसमें क्या चीज़ आपने कंसिडर करनी है। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मोशन द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डैम्प्ड ऑसिलेशन के द ऑसिलेशन of a system in the presence of some resistive forces is called are called damped oscillation। अच्छा, ये तो आप इसको ज़ाहिर है कि डेफिनेशन क्या था याद कर सकते हैं। और अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होती किसी जगह पे रेजिस्टिव फोर्सेस, आइडियली हम ख़त्म कर दें रेजिस्टिव फोर्सेस, तो क्या होगा कि एक जो सिस्टम है ये वाइब्रेट करता रहेगा फॉर एवर, हमेशा के लिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से रेजिस्टिव फोर्सेस को 100% ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक तो ये है। सेकंड क्या है कि इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ग्राफ क्या है, क्योंकि हम बता दें कि रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड जल्दी से कम हो जाता है, फ़ौरन से वो रेस्ट में आ जाता है। मतलब वैसे लाइक देखें, अगर सिंपल पेंडुलम है, ठीक है,
और ये आपके पास एयर में है, तो इसकी वाइब्रेशन यहाँ तक थी पहले, यहाँ से आपने किया यहाँ तक आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक करते 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 बहुत सारा टाइम गुजरने के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही सिंपल पेंडुलम आपने वही वाटर में अगर प्लेस किया होता, ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए आप कहें कि यहाँ पे जाके आपने छोड़ा, लेकिन ये सारा का सारा वाटर है, वाटर के अंदर प्लेस किया हुआ है आपने, वाटर। अब क्या होगा कि जैसे आप उसको छोड़ेंगे, ये क्या करेंगे, हार्डली यहाँ से जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ऐसे ही होगा ना, मतलब बहुत जल्दी रेस्ट में आ जाएगा। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या करते हैं कि वाइब्रेशन को फ़ौरन से रेस्ट पे लेके आ जाती हैं, उसको लाइक ज़्यादा देर के लिए वाइब्रेट नहीं करने देती, ठीक है। तो इसलिए अगर हम इसको ग्राफ बनाना चाहें तो बहुत सिंपल सा ग्राफ है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि आप सबसे पहले ये दो एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। इसको अगर लाइक पूरा विषय बना दें, ये एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है। इस वाले पे आप जो वाई एक्सिस आप एम्पलीट्यूड लेंगे, एम्पलीट्यूड, ठीक है। और ये वाला जो आपके पास एक्सिस पे आप टाइम लेंगे। तो क्या होगा कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में टाइम के लिहाज से फ़ौरन से वो रेस्ट में आ जाता है, एम्पलीट्यूड फ़ौरन से कम हो जाता है। तो आप इसको ऐसे कहेंगे कि लाइक इनिशियल टाइम पे, ज़ीरो टाइम पे उसका एम्पलीट्यूड ये वाला था, तो क्या होगा, जैसे ही टाइम पास होता रहेगा वो फ़ौरन से वो क्या करेगा, उसको रेस्ट में ले आएगा। और इस वाले ग्राफ को शो करने के लिए सॉरी, ये जो ग्राफ आपको शो कर रहा है या यहाँ पे शो हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ है, जो बता रहे हैं कि लाइक फ़ौरन देखें एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन का ग्राफ है। अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन ना होते, नॉर्मल ऑसिलेशन होती, जैसे मैंने आपको बताया एयर में, तो उस टाइम पे क्या होता है इसका, लाइक आगे जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे इसको जीरो कर दिया, बहुत टाइम के बाद जीरो में जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में वो एम्पलीट्यूड फ़ौरन कम करते हुए जीरो पे आ जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी फिगर हो गई, सॉरी इसको हम ग्राफ कहते हैं, ग्राफ हो गया। और लास्ट एक एग्जांपल है, तो बेस्ट एग्जांपल आपके पास शॉक एब्जॉर्बर है, क्योंकि वो बनाया ही इसी मकसद के लिए जाता है। उसके अंदर ऑयल वगैरह इंक्लूड, शॉक एब्जॉर्बर देखा होगा, गाड़ियों के साथ, बाइक के साथ लगा हुआ होता है। उसके अंदर ऑयल होता है जो रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड करता है वाइब्रेशन में, और फ़ौरन से लाइक उसकी वाइब्रेशन को रोक देता है, और जर्क वगैरह ये गाड़ी की बॉडी को ज़्यादा देर के लिए ऑसिलेट नहीं करने देता। तो शॉक एब्जॉर्बर्स के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल शॉक एब्जॉर्बर, क्योंकि ये बनाया ही इसी मैकेनिज्म के ऊपर है। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वो वाइब्रेशन की वजह से कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, और लाइक मैकेनिकल एनर्जी उसकी फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो फ़ौरन से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से ये आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। बस आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसका ग्राफ देखना है, समझना है, और इसके एक एग्जाम्पल देखें तो आपके 3 नंबर पूरे हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ वेव्स में। तो बेसिकली दो टाइप्स ऑफ वेव्स हैं, ठीक है। और वो दो टाइप्स ऑफ वेव्स कौन सी हैं, एक आपके पास आती है मैकेनिकल वेव, और सेकंड होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम से जाहिर है, मैकेनिकल जिसको मीडियम चाहिए होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। मीडियम है तब भी ठीक है भाई, नहीं है तब भी ठीक है, मीडियम की कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। तो टाइप्स ऑफ वेव्स में, वेव्स दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल और एक होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। अच्छा, इसमें ये तो बातें आपको पता है कि जिसको मीडियम रिक्वायर्ड होता है वो मैकेनिकल वेव्स हैं, जिसको मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनके एग्जांपल आपको बता दें अगर हम, तो मैकेनिकल वेव्स में वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, ठीक है। इसके अलावा हर वो वेव, स्ट्रिंग वेव, वेव प्रोड्यूसिंग अ स्ट्रिंग, जिसमें मीडियम चाहिए होता है वो बस मैकेनिकल वेव्स हैं, और जिसको मीडियम नहीं रिक्वायर्ड होता वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और मीडियम क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें से वेव्स पास कर सके। जैसे लेट्स से हम साउंड की बात करें तो वो एयर में ट्रैवल करके जाता है, तो एयर पार्टिकल्स की वजह से वो ट्रैवल करता है, वाइब्रेशन की वजह से। तो एयर पार्टिकल या एयर जो है वो आपके पास साउंड वेव्स के लिए मीडियम है, ठीक है। और अगर एयर को हम इवैक्यूएट कर दें, मतलब
हटा दें किसी भी तरीके से तो वहाँ से वेव पास नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड वाइब्रेशनल वेव है, कंप्रेशनल वेव है, एयर प्रेशर के चेंज होने की वजह से ट्रैवल करती है। तो उस वजह से जब एयर ही नहीं होगी तो साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो ये ऐसी वेव्स हैं कि जिनको मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे लाइट है, जैसे हीट है, जैसे एक्स रेज हैं, ठीक है, सारी की सारी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, क्योंकि उनको मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फर्दर टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया आपके लेवल पे, लेकिन मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स बता दी गई हैं। एक होती हैं ट्रांसवर्स वेव्स और सेकंड होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या कंप्रेशनल वेव्स भी आप इनको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। अब ये क्या होती हैं ट्रांसफर वेव्स या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स? ऐसी वेव्स होती हैं, ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपेगेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि जैसे कि एक स्ट्रिंग के अंदर वेव्स जनरेट की गई हैं या वाटर वेव्स हैं, वो भी इसी टाइप की होती हैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो पार्टिकल्स ऐसे अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, जबकि वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपेगेशन के बीच में एंगल देखा जाए तो ये दोनों लाइन अगर आप देखें तो क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो आप इसको ऐसे ही डिफाइन करते हो कि वेव की प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स की वाइब्रेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, जैसे स्प्रिंग के अंदर अगर आप वेव्स जनरेट करें तो क्या होगा कि यहाँ से इस तरीके से वेव्स बनती हैं, कहीं पे उसकी कंप्रेशन ज़्यादा होती है, कहीं पे वो कम होती है, जिसको हम रेयरफेक्शन कहते हैं। फिर कंप्रेशन ज़्यादा है, करीब करीब होते हैं पार्टिकल, फिर दूर हो जाते हैं। तो ये वाला जो यहाँ पे इसकी वाइब्रेशन देखें तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे मूव करता है, ये मीन्स के ये बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करता है, और साथ वेव किधर ट्रांसफर होती है, वो भी यहाँ से इधर को ट्रांसफर हो रही होती है। तो अब इस और इसके बीच में एंगल देखें तो क्या ये परपेंडिकुलर है दो लाइंस? नहीं, क्या है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल पैरेलल, वो पैरेलल ही कंसिडर करते हैं। जब पैरेलल है तो इनके बीच में एंगल क्या होता है, जीरो होता है, या यूं कह लें कि इस केस में वेव की प्रोपेगेशन और पार्टिकल की वाइब्रेशन सेम डायरेक्शन में, जबकि इसके केस में परपेंडिकुलर थी, ठीक है। तो ये वाली वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपेगेशन पैरेलल होती है। और जहाँ पे पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन मतलब ट्रैवल करना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो आपके पास ट्रांसफर वेव्स बन जाती हैं। बस इसको डेफिनेशन क्या था याद रखें, इसकी एग्जांपल याद कर लें कि ट्रांसफर वेव्स में फिर आपके पास वही है कि वाटर वेव्स आ जाती हैं, वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग आ जाती हैं, स्ट्रिंग वेव्स या वेव्स प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग, और इसके बाद फिर और भी साउंड वेव्स भी नहीं, ट्रांसफर वेव्स में साउंड वेव्स नहीं आती, ठीक है। ये दो हैं, और भी शायद कोई और आप देख लीजिएगा। उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसमें सबसे पहले तो साउंड वेव आती है, ठीक है, साउंड वेव। क्योंकि साउंड वेव में ऐसे ही होता है, जब हम बोल रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ यहाँ से ना एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट करते 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 वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब पार्टिकल्स की वाइब्रेशन भी इस डायरेक्शन में ऐसे है, ठीक है, और वेव की प्रोपेगेशन भी इस डायरेक्शन में, तो वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो आपके पास साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की एक एग्जांपल है। इसी तरीके से वेव्स प्रोड्यूस इन अ स्प्रिंग, वही जो अभी हमने बताया भी आपको, वेव्स इन अ स्प्रिंग, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल अगर आपको पता है, इसके ये फिगर आप बना सकते हैं, आसान से है। और इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि ट्रांसफर वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं कि जिनमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपेगेशन परपेंडिकुलर होती हैं, और इसमें पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव की प्रोपेगेशन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, ठीक है। डेफिनेशन हो जाएगी, इसके फिगर बन जाएगी, साथ एग्जांपल आ जाएंगी, तो आपका ये वाला काम जो वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। तो एक एक्सपेरिमेंट आपने बताना होता है कि किस केस कैसे कह सकते हैं कि वेव्स एनर्जी को कैरी करती हैं विदाउट कैरिंग मैटर, मैटर को लिए हुआ। देखो एक तरीका होता है ना, आपके पास अगर एक पत्थर है, खिड़की को मारते हो, शीशा तोड़ देते हो, आपकी एनर्जी विंडो ग्लास को ब्रेक कर देती है, किसके थ्रू, स्टोन के थ्रू, ठीक है। अब वो जो स्टोन है वो क्या है, बेसिकली एक मैटर है। तो आपकी एनर्जी ग्लास को ब्रेक करने के लिए यूज हुई, और लेकिन ट्रांसफर कैसे हुई, थ्रू स्टोन। स्टोन क्या है, एक मैटर है। लेकिन वेव्स ऐसी चीज है कि जिसमें आपके पास एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफर किए बगैर सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होना, वो किसके थ्रू होता है, वेव्स के थ्रू। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, आप, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, धागा है, रस्सी है, और उसको सेकंड हैंड आपने पकड़ा हुआ है,
किसने? वो बैठा हुआ बच्चा, आपने पकड़ा। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको यूँ ऐसे वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के बाद यही रोप के अंदर से वेव्स जाएंगे और आपके हैंड के ऊपर एनर्जी लगेगी। डेफिनेटली वो आपके हैंड को वाइब्रेट कर देगी, एटलीस्ट आपके हैंड के ऊपर वो एनर्जी आप फील कर सकते हो। अब मेरी एनर्जी आप तक कैसे पहुंची? थ्रू स्ट्रिंग, थ्रू रोप, ठीक है ना। लेकिन रोप इट सेल्फ ट्रांसफर नहीं है। रोप का वो वाला एंड जो मैंने पकड़ा हुआ था वो तो अभी भी मेरे हाथ में है, उसको मैं अप एंड डाउन मूव कर रहा हूँ, तो वो मैटर तो ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैटर तो मेरे हाथ में ही है। ओवरऑल रोप वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, वो तो वेव्स की वजह से वाइब्रेट कर रही। मैटर का जो पोर्शन, जो हिस्सा रोप का मेरे हाथ में था वो स्टिल मेरे हाथ में है, सिर्फ मैं बैक एंड फोर्स उसको मूव करा रहा हूँ। पत्थर के तो केस में बेशक मैं पत्थर जो पहले एग्जाम्पल दिए उसको अगर मैं यहाँ पे पकड़ के ऐसे करता रहूँ तो वो थोड़ा ही उसको विंडो को ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। लेकिन इसके केस में क्या है कि वो जो वेव्स जो मैंने वेव्स प्रोड्यूस की, मेरी एनर्जी आप तक पहुंचेगी थ्रू वेव्स, ठीक है। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो वेव्स है वो एनर्जी को लेके जाती, मैटर को लेके नहीं जाती, विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मैटर। वाटर वेव्स की बात कर लें तो वो भी आपके पास ऐसी है। साउंड वेव्स की बात करें तो वो भी ऐसे ही है कि देखें, लेट से कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है थ्रू वेव्स, क्योंकि आपके लिए आवाज़ के सुनने के लिए आपके ईयर ड्रम्स का वाइब्रेट करना ज़रूरी होता है, और ईयर ड्रम्स के वाइब्रेट करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी आपको कहाँ से मिल रही है? जो मैं बोल रहा हूँ उसी से आपके ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी एनर्जी आप तक पहुँच रही है थ्रू वेव्स, कोई मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। खुद मैं जाके आपके ईयर ड्रम को पकड़ के ऐसे वाइब्रेट नहीं करा रहा, सिर्फ क्या है कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है थ्रू एयर, थ्रू वेव्स, ठीक है। तो ऐसी वेव्स के जिनको सॉरी वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी में आप कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। वाटर वेव्स की कर सकते हैं, या रोप वाली कर सकते हैं, साउंड वेव्स की कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इस, और यही कहानी लिखेंगे जो मैंने आपको सुनाई है, ठीक है। तो आपके पास आंसर हो जाएगा। फिर है वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन में क्या है? v इक्वल टू एफ लेमडा, ये यूनिवर्सल वेव इक्वेशन है, मतलब कि किसी भी वेव के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। v इक्वल टू एफ लेमडा, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो यहाँ पे शायद क्या मतलब ये कि ना c इज इक्वल टू एफ लेमडा आ जाएगा। c जो था वो भी स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शो करती है, और यहाँ पे v किसी भी वेव की स्पीड को। तो ये एक इक्वेशन है, आप इसको यहाँ तक ही रखें कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ठीक है। इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू एफ लेमडा कैसे आता है वो भी आपने किया होगा डिस्टेंस फार्मूला से। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम में आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें कि आपको डिस्टेंस का स्पीड का फार्मूला पता है, v इज इक्वल टू एस बाय टी। याद है? नहीं याद तो अब याद आ गया होगा कि v इज इक्वल टू एस बाय टी, v इज इक्वल टू एस बाय टी, ठीक है। इसमें v स्पीड है, ठीक है, s डिस्टेंस है और t टाइम है। यह बात याद रखिएगा कि जब भी एक वेव ट्रांसफर होती है ना, ठीक है, अगर आप बात करें उसके टाइम पीरियड की, ये तो वेवलेंथ है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होती है कि एक लेमडा कहते हैं, और एक क्रस्ट से अगले क्रस्ट तक, एक ट्रफ से अगले ट्रफ तक का डिस्टेंस वेवलेंथ। जब भी एक वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेवलेंथ के इक्वल, जब भी एक वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है वेवलेंथ के इक्वल, वेवलेंथ क्या है? लेंथ है, डिस्टेंस है। हम बात कर रहे हैं कि वेव ज़ाहिर है जब ट्रैवल हो रही है, आई मीन ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो वो कोई डिस्टेंस कवर करेगी। वो जो डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर वो लैम्डा के इक्वल वेवलेंथ के इक्वल डिस्टेंस कवर करती है, या यूं कह लें कि जो वेवलेंथ है जब उतना डिस्टेंस कवर करती है वेव, उस टाइम पे लाइक इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ टाइम लेगी ना, उस टाइम को आप टाइम पीरियड कहते हैं, जिनके वो टाइम पीरियड के इक्वल हो जाता है। एक दफ़ा रिपीट करता हूँ बात। देखो, एक वेव ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। अब वेव ने यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, तो ज़ाहिर है ये कुछ डिस्टेंस कवर किया ना इसने, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कवर करने में जो डिस्टेंस किसके इक्वल है? वेवलेंथ के इक्वल है। ये डिस्टेंस कवर करने में उसको जितना टाइम लगता है वो उसके टाइम पीरियड के इक्वल होता है। कि डिस्टेंस जब वेवलेंथ के इक्वल हो जाता है तो टाइम सिंपल जो वो टाइम पीरियड कैपिटल टी के इक्वल हो जाता है। तो बस मामला आपके लिए आसान है। इसी एस की जगह पे आप लेमडा पुट कर दें, टी की जगह पे कैपिटल टी पुट कर दें, तो क्या बन जाएगा? v इज इक्वल टू एस की जगह पे लेमडा और इस टी की जगह पे कैपिटल टी, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, v इज इक्वल टू 1/t कर लें, इसको मल्टीप्लाई लेमडा। अभी भी ये वही चीज़ है, 1 मल्टीप्लाई लेमडा, लेमडा बाय टी, यही चीज़ आ जाती है। लेकिन आपने सेपरेट क्यों किया है? ताकि ये 1/t को आप क्या लिख सकें? f इज इक्वल टू 1/t। या आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है।
अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लें जाके, क्योंकि बहुत पहले की बात है ये। एफ इज इक्वल टू 1/t, ठीक है, या t इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/t की जगह पे आपने f लिख दिया है, तो लेमडा तो साथ ऐसे ही आ जाएगा। तो ये बहुत शॉर्टली मैंने आपको बता दिया कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा कैसे आता है आपके पास। तो इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ें हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा वेवलेंथ, के इस एक कोई और टाइम पीरियड भी साथ शामिल कर लें, क्योंकि एफ जब आप फाइंड कर लेते हैं उसके बाद टाइम पीरियड तो फाइंड आप इजीली कर सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेवलेंथ और स्पीड, ये 4 चीज़ें इस फार्मूले में शामिल हैं। जब भी आपको इनमें से कोई 2 चीज़ें दी जाएंगी और तीसरी चीज़ आपने फाइंड करनी होगी, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से लेट से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो लेमडा, वेवलेंथ और स्पीड आपको गिवन होगी। स्पीड फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी और लेमडा आपको गिवन होगा, वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी नहीं भी गिवन तो टाइम पीरियड गिवन होगा। जब टाइम पीरियड गिवन होगा तो आप फ्रीक्वेंसी खुद फाइंड कर लेंगे, उस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे यूज़ करेंगे। वेवलेंथ आपको गिवन होगी तो आप उसकी स्पीड फाइंड कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी 2 चीज़ें आपको गिवन होती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये आपके पास था सारा का सारा वेव इक्वेशन के बारे में। ये इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज वेव इक्वेशन, तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये वेव इक्वेशन है, ठीक है, इसका नाम है वेव इक्वेशन। लास्ट आपके पास रिपल टैंक। रिपल टैंक में है, सबसे पहले रिपल टैंक की थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपने देख लेनी है, बहुत ज़्यादा इसको रटे नहीं लगाने, ठीक है। रिपल टैंक यूज़ किस लिए होता है? वाटर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए। वाटर वेव्स क्यों प्रोड्यूस करते हैं? इसके वेव्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए। कौन सी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होती है? बाउंस बैक ऑफ वेव्स। रिफ्रैक्शन क्या होती है? बेंडिंग ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन क्या होती है? लाइक अराउंड द एजेस बेंड करना, मतलब कि स्प्रेड आउट हो जाना, ठीक है, इसको आप कहते हो कि वो डिफ्रैक्शन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी ये वाला रिपल टैंक वाला टॉपिक अगर आता है और ये लॉन्ग में आएगा, और लॉन्ग में आने के साथ साथ ये जब तीनों चीज़ें, तीनों प्रॉपर्टीज आपने एक्सप्लेन करनी है, तो इसकी इनके फिगर मस्ट है। ज़रूरी नहीं कि आपको कहा जाए कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और विद द हेल्प ऑफ फिगर, ऐसे नहीं होता। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, और इस केस में इन तीनों के साथ जो फिगर बनेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मुश्किल नहीं है, आसान सी है। लेट्स से कि आप बताते हो कि ये ऐसे एक सरफेस रखी हुई है, वाटर वेव्स यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से जा रही हैं, और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद बेंड हो जाती हैं। बस ये अगर फिगर बना दे तो ये रिफ्लेक्शन की फिगर है, ये डायग्राम है। इसी तरीके से रिफ्लेक्शन की, इसी तरीके से रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन वगैरह की आप फिगर बनाएंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। और आपके इस चैप्टर के हवाले से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आपको मैंने एक व्हाट्सअप नंबर आपके साथ शेयर किया हुआ है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। लेकिन क्या है कि अननेसेसरी मैसेज करने से अवॉइड कीजिएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, टेंशन, परेशानी है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपके लिए बेहतर होगा, आने वाले दिनों में आपके नेक्स्ट चैप्टर को एक्सप्लेन किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो बस आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ और अपनी तैयारी भरपूर तरीके से रखें, ठीक है, ताकि आने वाला कोई भी एग्ज़ाम है, ऑब्वियस सी बात है अभी फाइनल एग्ज़ाम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो और बहुत आसान हो। मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।